नमस्कार साथियों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम हंट आप सभी के लिए लाया है अभ्युदय बैच, जिसके तहत आप सभी को सीयूईटी की तैयारी फ्री में करवाई जाती है और सारे क्लासेस आपके फ्री में उपलब्ध होते हैं। इसी के तहत ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए मैं सत्यम आप सभी के लिए उपलब्ध हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैसे पहला टॉपिक जो था जिसमें हमने सिलेबस की चर्चा की थी कि ज्योग्राफी का कौन-कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सीयूईटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वहाँ पे हमने बात की थी ज्योग्राफी के 2 बुक्स की। अर्थात क्लास 12th का जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का 2 बुक आता है, एक इंडिया से रिलेटेड, एक ह्यूमन ज्योग्राफी को हम समझने के लिए पढ़ते हैं। ये दोनों पुस्तक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वहीं से सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं। और हमने बताया था कि आप सभी को बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, बट वहाँ से सवाल अभी भी सीयूईटी में पूछा जाता है। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं और कौन-कौन से टॉपिक को इंक्लूड करके हमें पढ़ना पड़ता है। इसी कड़ी में आज हम ज्योग्राफी के सिलेबस को की चर्चा करने के बाद हम क्लासेस की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्लास आज जहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास 12th का जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। सबसे पहले तो हमारा पहला चैप्टर जो होगा जिसमें हम नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, अर्थात मानव भूगोल के प्रकृति और क्षेत्र के बारे में, कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी हम बात करते हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है और इसका स्कोप कहाँ तक है, ये किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ह्यूमन ज्योग्राफी का डिफिनीशन क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी को हम कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कैसे हम उसको फिजिकल ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि लोग इस चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है और सीधा दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि जब हम ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसे समझें कि आखिर ये ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। और पहला जो चैप्टर आपका है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, किस तरीके से हम उसको, जो ज्योग्राफी हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं फिजिकल ज्योग्राफी, उस ज्योग्राफी से किस तरीके से ये ज्योग्राफी कनेक्टेड है और किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी को शेप करता है और ह्यूमन ज्योग्राफी को बनाता है। इन सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करते हुए चलेंगे कि इस चैप्टर में कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन टॉपिक्स को भी हम चर्चा करेंगे और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसको हम करवाएंगे भी, समझाएंगे भी और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट्स भी करवा देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ज्योग्राफी के पहला टॉपिक को, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, प्रकृति और क्षेत्र। हम इस चैप- हम इस हम इस चैप्टर में और पूरे के पूरे हिस्ट्री के हम इस चैप्टर में और पूरा ज्योग्राफी के सिलेबस में हम दोनों हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी को, चाहे आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात हम आपसे बता देना चाहते हैं कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, ये सिर्फ आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका ज्योग्राफी का ये सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी हमारे साथ अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी को, ह्यूमन ज्योग्राफी को, और पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें परिचय की, इंट्रोडक्शन की, तो ज्योग्राफी को जैसा हम जानते हैं कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ, जैसे कि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम स्टडी करते हैं इसके इंट्रीगेटिव, इसको हम इंट्रीगेटिव, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है एक तरह का ज्योग्राफी, जिसमें कहा जाता है कि भूगोल एक ऐसा अध्ययन है ना, एक अध्ययन का एक क्षेत्र के रूप में अगर भूगोल को हम देखें तो ये समकलात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक होता है। मतलब कि ये सारी चीजें जो हैं ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, इसको हम इंट्रीगेट करके पढ़ते हैं। इंट्रीगेटिव होता है जिसमें हम बहुत सारे चीजों को, क्लाइमेट को,
हम नेचर ऑफ द लैंड्स को, इन सारी चीज़ों को, ह्यूमन के नेचर को, ह्यूमन बीइंग्स को, वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को, हर चीज़ को इंटीग्रेट करके पढ़ पाते हैं, तभी हम ज्योग्राफी को समझ पाते हैं। ये एक अनुभाविक भी है जिसको हम फील भी कर सकते हैं, अपने आसपास चीज़ों को देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जब भी आप कहीं यात्रा पे जाते हैं या फिर अपने ही एरिया के बारे में आप जानना चाहें तो उसको आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात होती है प्रैक्टिकल। ये जो नॉलेज है ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो आपको वास्तव में देखने को मिलता है, आपके व्यवहार में देखने को मिलता है, आप व्यवहारिक ढंग से आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये 3 वर्ड्स याद रखना है। ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल, अर्थात समकलनात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक होता है। ज्योग्राफी के अगर हम रीच की बात करें, द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव एंड ईच एंड एवरी इवेंट और फेनोमेना which varies over the space and time, अर्थात कहता है भूगोल की पहुंच बहुत विस्तृत है। भूगोल की पहुंच की अगर हम बात करें तो ये बहुत विस्तृत है, जिसमें हम किसी भी घटना, परिघटना जो दिग या काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। मतलब कहने का यह है कि अगर हम ज्योग्राफी के रीच की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। ये हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, हर इवेंट में, ईच एंड एवरी इवेंट में, ईच एंड एवरी फेनोमेना में, चाहे वो स्पेस या टाइम के किसी भी फ्रेम में होता हो तो उसे हम ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो कोई काम जो हमारे सोलर सिस्टम में हो रहा है या फिर सोलर सिस्टम के बाहर भी हमें देखने को मिलता है, वो चीजें भी हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। चाहे वो काम हिस्ट्री का हो, मतलब अगर हम इतिहास में कुछ ज्योग्राफिकल फेनोमेना को देखें तो वो भी, और हम प्रेजेंट में देखें या फ्यूचर में कुछ चीजों को हम देखते हैं तो वो भी चीजें हमारी क्या होती है, टाइम फ्रेम के अंदर हमें ज्योग्राफी में ही पढ़ने को मिलता है। स्पेस की बात करें तो स्पेस कहने का मतलब है कि चाहे वो यूनिवर्स में किसी भी जगह पे हो उसको हम ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अर्थात ये क्या है, बहुत ही वास्ट, बहुत ही एक्सटेंसिव एक क्षेत्र है ज्योग्राफी का स्टडी, जहाँ पे हम इन सारे फेनोमेनाल्स को पढ़ते हैं जो जो टाइम और स्पेस के हिसाब से वेरी करता है। उन सारी चीजों को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये समझे कि ज्योग्राफी क्या है, इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल स्टडी है, और साथ ही साथ ये एक एक्सटेंसिव एंड वास्ट स्टडी है जो टाइम एंड स्पेस के बाउंडेशन में नहीं है, बल्कि हर चीज को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या चीजें हम सिमिलरिटी को पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 11th में आप सब पढ़ के आ चुके हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट के स्टडी को बताता है, जिसमें हम रिलीफ फीचर्स को समझते हैं, क्लाइमेटोलॉजी को समझते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसका इंट्रोडक्शन हम क्लास 12th में देखते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो कहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस चीज की स्टडी करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड नेचुरल, फिजिकल और नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी जो है स्टडी है किस चीज का, रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड को रिलेट करता है। उस चीज की जब स्टडी करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहता है। द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं तो कहता है भौतिक भूगोल, हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। लेकिन मानव भूगोल की जब हम बात करते हैं तो मानव भूगोल क्या है, भौतिक या प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका मानवीय जगत के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को हम भूगोल में पढ़ते हैं या मानव भूगोल में पढ़ते हैं। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, अर्थात स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना की बात करते हैं तो हर जगह पे ह्यूमन फेनोमेना जो है वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। अलग अलग स्पेस पे अलग अलग तरीके का ह्यूमन फेनोमेना देखने को मिलता है जो जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, और उनके घटित होने के कारण कौन कौन सी घटनाएं हैं जो विश्व में घटित होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से होती है या फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से होती है। विश्व के विभिन्न भागों में जो सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं हैं, इन सभी का अध्ययन हमारा मानव भूगोल के अंदर आता है। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में अगर हम सोशल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो देखते हैं वो सब किस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां पे
फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा कैसा था। जैसे अगर हम बात करें कि अरब के देशों में या मिडिल ईस्ट के देशों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी एक जगह पे नहीं रहते हैं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहते हैं। या फिर अपने ही भारत के हम बात करें तो विदर्भ वाला एरिया चले जाएं या जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जाएं तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वहाँ की सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को उत्पन्न करता है वहाँ। और हम नॉर्दर्न प्लेन में चले आए तो दोनों जगह पे अगर हम देखते हैं तो दोनों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोनों का जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो सारी चीजें हमें दिखने को मिल जाएगी। और ये सब कुछ किस चीज पे डिपेंड करता है कि वहाँ का फिजिकल ज्योग्राफी कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जो वहाँ के लोगों को इजाजत देता है कि वो किस तरह के सामाजिक कार्य या हम आर्थिक कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई कहीं पे घुमंतु जीवन जी रहा है तो उसका रीजन है कि वहाँ का फिजिकल ज्योग्राफी उनको अलाउ करता है कि वो उसी जीवन को जी के वहाँ पे रह पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ पे अपने हिसाब से रह पाए। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस टॉपिक में ये समझते हैं कि भौतिक भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण की चर्चा करता है, जिसको हम क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल है कि भौतिक पर्यावरण जिसका अध्ययन हम क्लास 11th में किए हैं, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसका कनेक्शन ह्यूमन वर्ल्ड के साथ कैसा है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ कैसा होता है और ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे वर्ल्ड में, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी ही डिसाइड करता है। ह्यूमन फेनोमेना कौन कौन सा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस किस जगह पे कौन कौन से फेनोमेना हमें देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, और उनका सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो होता है वो सारा का सारा चीज हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी दोनों के संबंध को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। द कोर कंसर्न ऑफ द ज्योग्राफी कहता है द कोर कंसर्न ऑफ द ज्योग्राफी एज द डिसिप्लिन इज अंडरस्टैंड द अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बीइंग and to study all those elements which have sustained them, thus emphasis on the study of nature and human being। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का कोर कंसर्न ये होता है कि हम ज्योग्राफी को एक ऐसा डिसिप्लिन समझें जहां पे हम अर्थ को हम अपनी माँ, अपनी जननी, अपने घर के रूप में देखते हैं, ह्यूमन बीइंग के घर के रूप में देखते हैं। स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सस्टेन्ड देम, और ऐसे सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी ने, फिजिकल एनवायरनमेंट ने या अर्थ ने हमारे लिए एक होम प्रोवाइड करने का काम किया है, एक तरह से घर बनाने का काम किया है। ऐसे सारे एलिमेंट्स हमारे लिए प्रोवाइड किया है जो हमें वहां पे सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है। और ये एम्फेसिस करता है नेचर, एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। और ये जो हमारा ज्योग्राफी है वो एम्फेसिस करता है हम किस चीज की स्टडी करें, नेचर, नेचुरल फेनोमेना और ह्यूमन बीइंग को हम स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम हिंदी में इसी बात की चर्चा करें तो एक विषय के रूप में अगर हम भूगोल को देखते हैं तो इसका मुख्य सरोकार होता है कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिनसे मानव को पोषित किया है, अर्थात पृथ्वी के द्वारा दिया गया वो सारा तत्व जो मानव को पोषित करता है, मानव को यहाँ पे रहने का इजाजत देता है, रहने में हेल्प करता है, उन सारे चीजों का अध्ययन, उन सारी चीजों का अध्ययन हमें इस ह्यूमन ज्योग्राफी में करना होता है। प्रकृति और मानव के अध्ययन पे बल दिया जाता है। ज्योग्राफी जो भी चीजें, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हर सब्जेक्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करे। तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में जब हम फिजिकल फेनोमेनास को पढ़ते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं या फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से ह्यूमन से रिलेटेड होता है, इस चीज के अध्ययन पे हम सबसे ज्यादा बल देते हैं। यही है प्रकृति और मानव के अध्ययन पे बल दिया गया है ज्योग्राफी में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल फेनोमेना, फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करना ही फिजिकल ज्योग्राफी कहलाता है। और इस फिजिकल एनवायरनमेंट का ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्शन, रिलेशन, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हेल्प किया जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट के द्वारा और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इन्हीं दोनों के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं
और दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पे बात होती है कि डुअलिज्म की बात हम करें तो डुअलिज्म का मतलब होता है द्वैतवाद, जिसमें कहा जाता है कि ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू द डुअलिज्म। क्या जो ज्योग्राफी है हमारा उसको हम डुअलिज्म के रूप में देखेंगे? क्या इसमें तर्क वितर्क, इसके व्यापक स्तर पे हमें क्या होता है, तर्क वितर्क देखने को मिलता है कि क्या ज्योग्राफी जो है उसको हम डुअलिज्म में देखेंगे, क्या उसको हम अलग अलग करके देख सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करके साथ में हमें पढ़ना पड़ता है, इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हम बात करते हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी ए लॉ मेकिंग और थियोराइजिंग, जिसको हम नोमोथेटिक कहते हैं, और डिस्क्रिप्टिव। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे एक बहस शुरू हो जाती है, एक तर्क वितर्क शुरू हो जाता है कि क्या ज्योग्राफी को एक ऐसा डिसिप्लिन हम माने जो सिर्फ थ्योरी मेकिंग के लिए है, लॉ मेकिंग के लिए है, थ्योराइजिंग के लिए है, या फिर वो डिस्क्रिप्टिव है। अगर हम बात करें तो हम इसको ना तो सिर्फ और सिर्फ थ्योराइजिंग बोल सकते हैं, जिसको हम नोमोथेटिक बोलते हैं। इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर द लॉ मेकिंग और थ्योराइजिंग, दैट इज द नोमोथेटिक। ज्योग्राफी को हम सिर्फ नोमोथेटिक नहीं बोल सकते हैं, ज्योग्राफी को, और ना ही सिर्फ हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए वर्ड है आइडियोग्राफिक। तो हम इसको ना तो सिर्फ आइडियोग्राफिक बोल सकते हैं और ना ही नोमोथेटिक बोल सकते हैं। इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक विषय के रूप में अगर हम भूगोल को देखें तो भूगोल को नियम बनाने या सैद्धांतिकरण, जिसको नोमोथेटिक कहते हैं, या फिर इसका विवरणात्मक, भावचित्रात्मक या आइडियोग्राफिक कहते हैं, क्या इसके रूप में हम देखें? तो सवाल आती है कि हम इसको अलग अलग करके नहीं देख सकते। ये हमारे लिए थ्योराइजिंग का भी काम करता है, जहाँ पे ये लॉ मेकिंग भी है और थ्योरी भी बनाता है, साथ में साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव वे में भी पढ़ाता है, डिस्क्रिप्टिव वे में भी समझाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे दोनों तरीके से। द अप्रोच ऑफ स्टडी टू बी रीजनल और सिस्टमैटिक। फिर वही बात आती है, दूसरा हमारा जो तर्क वितर्क शुरू होता है यहाँ पे, वो बात आती है कि क्या हम ज्योग्राफी को रीजनल स्टडी करें या इसको हम सिस्टमैटिक स्टडी करें। मतलब इसको हम प्रादेशिक स्टडी करें या क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करें। अगर हम देखें तो सोशल को साइंस के रूप में देखा जाता है। तो सोशल को जब साइंस के रूप में देखा जाता है तो इसमें कुछ ऐसे लॉज भी बनते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी बनती हैं जो सिस्टमैटिक होती हैं। सिस्टमैटिक होने के साथ साथ रीजनल भी होती हैं, चीजें हर एक रीजन पे अलग अलग भी होता है। तो इसको हम, फिर से वही बात होती है कि जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ये रीजनल भी स्टडी होता है और ये सिस्टमैटिक स्टडी भी होता है। कुछ ऐसे लॉज भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो क्रमबद्ध तरीके से, जो सिस्टमैटिक है, जो हर जगह पे समान तरीके से लागू होता है। और अगर हम रीजनल बात करें तो हम स्पेसिफिकली, जैसे अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, हमारे क्लास 12 की अगर हम ज्योग्राफी को देखते हैं, हमारे पास दो बुक आता है। एक ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं, उसका एप्लीकेशन हमें दूसरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, रीजनल ज्योग्राफी है। यह क्लास 11th में भी आप जब पढ़े होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या था, एक रीजनल स्टडी था हमारे ज्योग्राफी का। और सिस्टमैटिक अगर हम बात करें तो बहुत सारे जैसे लॉज हमने पढ़े थे, बहुत सारा लॉज आपने देखा होगा जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी में था, या फिर बहुत जगह पे पर्वत बनने का जो माउंटेन फॉर्मेशन का जो लॉज है, या फिर हमारा जो अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो का जो लॉज है, ये सारी चीजें, या टेक्टोनिक प्लेट्स के लॉज की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो थ्योरीज वगैरह हैं, लॉज वगैरह हैं, वो एक ऐसा है कि जो हर जगह पे सेम सिस्टम से लागू होता है और उसको हम हर जगह पे पढ़ाया जा सकता है। तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी भी है और एक रीजनल स्टडी भी है। ज्योग्राफिकल फेनोमेना कैन बी इंटरप्रेटेड थियोरेटिकली थ्रू द हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अगर हम बात करें, कहता है भौगोलिक परिघटनाओं का व्याख्या सैद्धांतिक रूप के आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत होनी चाहिए। इस बात पे भी हमारे पास दो टॉपिक बन जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डुअलिज्म, कि अगर जो ज्योग्राफिकल फेनोमेना है उसको इंटरप्रेट हमारे थ्योरी के हिसाब से कर सकते हैं क्या? सही बात है। हम बहुत जगह पे ऐसी चीजों को देखते हैं जहाँ पे ज्योग्राफिकल फेनोमेना को हम हिस्ट्री थ्योरी के मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। जो थ्योरीज हम पढ़े होते हैं ज्योग्राफी में, उन थ्योरी से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हमें हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उठाना पड़ता है, ऐतिहासिक संस्थागत
अप्रोच को भी देखना पड़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो इतिहास से रिलेट करके दिखता है, और जो हमारा आज का फिजिकल या ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन नेचर जो है, वो हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे भी डिपेंड करता है, और ये सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ज्योग्राफिकल फेनोमेना को हम दोनों तरीके से थियोरेटिकली भी पढ़ते हैं और हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से भी पढ़ते हैं। यही जो बहस है, यही जो हमारा तर्क वितर्क आरंभ होता है, यही द्वैतवाद द्वैतवाद को जन्म देता है, डुअलिज्म को जन्म देता है ज्योग्राफी में। और फिर हम द्वैतवाद को समझते हुए पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि ज्योग्राफी को हम डुअलिज्म पे नहीं पढ़ सकते, इसको हमें इंटीग्रेटेड स्टडी करना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे अब हम बात करें तो डाइकोटोमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट वैलिड वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट ऑफ इन होलिस्टिक इन नेचर। कहता है कि जो डुअलिज्म की बात हमने पिछले टॉपिक में की है ना, जिसमें हम फिजिकल या ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी को भी हम क्या कर सकते हैं, डाइकोटोमी में नहीं पढ़ सकते, उसको हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेचर और ह्यूमन दोनों के दोनों क्या है, इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं और होलिस्टिक इन नेचर हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से अलग नहीं करके पढ़े जा सकते हैं। अगर हम बात करें नेचर या ह्यूमन बीइंग्स को, तो नेचर ने ही ह्यूमन बीइंग को बनाया है, और नेचर से ही डिसाइड होता है कि ह्यूमन बीइंग्स का रहन सहन, ह्यूमन बीइंग का खान पान, या ह्यूमन बीइंग का जो कनेक्शन है नेचर के साथ वो कैसा होगा, वो नेचर डिसाइड करता है। और कभी कभी नेचर ह्यूमन बीइंग्स भी डिसाइड करता है कि वो नेचर को कैसा, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसा बनाना चाहता है। तो हम इन दोनों को अलग करके नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहता है कि डाइकोटोमी जो है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में वो वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें, नेचर हो और ह्यूमन बीइंग हो, ये दोनों क्या है, इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है, होलिस्टिक होते हैं नेचर में। It is interesting to note that both physical and human phenomena are described in metaphors using the symbol from the human anatomy. जैसे अगर हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे हम बोलें, जैसे हमने कहा कि डाइकोटोमी पॉसिबल नहीं है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं जब हम फिजिकल या ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, ह्यूमन फेनोमेना की बात करते हैं, तो इन दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है बहुत सारे ह्यूमन एनाटॉमी के सिंबल्स से। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे ऑफ्टन वी टॉक अबाउट द फेस ऑफ द अर्थ, जब हम फेस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो फेस किसका होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है, लेकिन उसका हम मेटाफर के रूप में यूज किया, कहाँ पे हमने यूज किया कि अर्थ का फेस, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनका फीचर्स है, उसको हम रिलेट कर देते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और जैसे हम आई ऑफ द स्टॉर्म पढ़ते हैं ना, जैसे चक्रवात की आंख की बात करते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म की बात करते हैं, या माउथ ऑफ द रिवर की बात करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम लोगों का मुंह होता है, हम खाना खाते हैं, उसी तरह से नदियों का भी मुंह होता है, नहीं, नदियों का मुंह आप सभी को पता होगा, जैसा कि जो रिवर है जब कहाँ पे जाके मिलती है, समुद्र से जाके मिल रही होती है। कोई रिवर जो है वो जब समुद्र से जाके मिल रही होती है, तो उसके पास जो पार्ट जो जहाँ पे समुद्र से मिल रहा होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आई ऑफ द स्टॉर्म की बात होती है, तो आप जानते होंगे कि आई ऑफ द स्टॉर्म क्या होता है, जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, जो चक्रवात वगैरह आते हैं, उसका जो बीच का पार्ट होता है, उसके बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। उसी तरह से स्नॉट या नोज ऑफ द ग्लेशियर के नोज की बात करते हैं, और नेक ऑफ द इस्थामस बोलते हैं, जब दो लैंड पार्ट जुड़ रहे होते हैं तो उसको वहाँ पे हम क्या कहते हैं, नेक बोलते हैं। नेक क्या है, एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, नोज क्या है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, माउथ क्या है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, आई या फेस भी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है, जिसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन बीइंग के रूप में हम मेटाफर के रूप में यूज करके उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, प्रोफाइल किसका होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है, ह्यूमन बीइंग का प्रोफाइल होता है। उसी तरह से हम प्रोफाइल भी किसके लिए बना दिए हैं, सॉइल के लिए, जिसमें आप पढ़े होंगे सॉइल होरिजन के बारे में, सॉइल के डिफरेंट लेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसको हम प्रोफाइल ऑफ द सॉइल कहते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें रीजन्स की ना, रीजन्स या विलेज या टाउन्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के रूप में, ठीक है। रीजन्स, विलेजेज और टाउन्स को हम किस रूप में डिफाइन करते हैं ज्योग्राफी में, एज ऑर्गेनिज्म हम डिफाइन करते हैं। उसी तरह से जर्मन फिलोसफर्स की अगर हम बात करें
तो उन्होंने स्टेट और कंट्री को बताया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेट और कंट्री को क्या बताया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है। और साथ ही रोड्स, नेटवर्क्स, रेलवेज और वाटरवेज को बहुत बार डिस्क्राइब किया जाता है आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन के रूप में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे हम बात करें तो हमने क्या कहा, रीजन्स, विलेजेज एंड टाउन्स आर डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिजम्स ना, कि ऑर्गेनिज्म के रूप में हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसे ज्योग्राफी में जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको लिविंग बींग्स के रूप में देखते हैं। उसी तरह से हम जब फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से फील करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम ह्यूमन बीइंग से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और पहले भी बताया कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी से अलग नहीं कर सकते और ना ही फिजिकल ज्योग्राफी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी से अलग कर सकते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी को जब हम ह्यूमन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ह्यूमन के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को हम उसमें ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने फेस ऑफ द अर्थ या आई ऑफ द स्टॉर्म या माउथ ऑफ द रिवर की बात की, तो ये सारे टॉपिक्स। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, ये बात आपको याद रखनी है कि रीजन्स, विलेज एंड टाउन्स आर डिस्क्राइब्ड एज द ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको याद रखना है कि इसको हम किस तरीके से देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स। जैसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर द डिस्क्राइब्ड एज द ऑर्गेनिज्म इन ज्योग्राफी, तो हमारे रीजन, विलेज एंड टाउन्स हो जाता है। दूसरे ज्योग्राफर्स की अगर हम बात, जर्मन ज्योग्राफर्स ने क्या किया है, स्टेट और कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा। स्टेट और कंट्री को एक फिजिकल, एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना है, बल्कि उसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिंदा जीवों के जैसे माना है। उसी तरीके से जो रोड्स होते हैं, रेलवेज होते हैं, वाटरवेज होते हैं, इन सब को बहुत बार आर्टरीज ऑफ द सर्कुलेशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, बताया गया है। जैसा कि आप बायो में पढ़े होंगे बचपन में कि जो हमारा बॉडी पार्ट होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट मिनरल्स को, एनर्जी को, बहुत सारी चीज़ों को, एयर को, इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से जो रोड्स और रेलवे है और वाटरवेज है, अगर हम पूरे ज्योग्राफी को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में देखें तो उसमें आर्टरीज के रूप में काम करता है, जिसमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम इसी रोड्स, रेलवे और वाटरवेज की मदद से होता है। तो इसको हम आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन के रूप में डिफाइन कर लेते हैं। और ये आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल पूछ भी लिए गए हैं ज्योग्राफी में पिछले कुछ सालों से। तो इस टॉपिक को भी आप याद रखेंगे कि रोड्स, रेलवेज एंड वाटरवेज आर कंसिडर्ड एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन इन ज्योग्राफी। चलिए इसी चीज़ को हम हिंदी में समझते हैं। जैसे हम कहता है कि प्रकृति और मानव के बीच में वैध द्वैतता नहीं है, इसको हम अलग अलग करके डुअलिज्म में नहीं देख सकते हैं। प्रकृति और मानव क्या है, अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए। इनको एक साथ देखा, समग्रता मतलब एक साथ, होलिस्टिक नेचर में देखा जाना चाहिए। और ये अविभाज्य है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यह जानना रुचिकर होगा कि भौतिक और मानवीय, यह जानना रुचिकर होगा कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं में अगर हम वर्णन करें तो इसको शरीर के रचना विज्ञान के प्रतीकों के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा हम पीछे हम बताए हैं, पृथ्वी के रूप की बात करते हैं ना, फेस ऑफ द अर्थ, तूफान की आंख ना, आई ऑफ द स्टॉर्म, नदी का मुख, हिम नदी का प्रोत या नासिका जिसको बोलते हैं, जल डमरू मध्य का ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, और मृदा की परिच्छेदिका मतलब प्रोफाइल की बात करते हैं। और साथ ही साथ हमने बताया था कि गांव, प्रदेशों और नगरों को किसके रूप में देखा जाता है, जीवों के रूप में देखा जाता है। बहुत बार जर्मन ज्योग्राफर्स ने क्या किया, भूगोलवेताओं ने क्या बताया है कि देश और राज्य जो होता है वो जीवित जीव के रूप में होते हैं, ना कि सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा होता है। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को परिसंचरण की धमनियों के रूप में देखा जाता है। जैसे कि मानव शरीर में हमारे पास बहुत सारे सर्कुलेशन के लिए धमनियां बनाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उसी तरह से हमारे ज्योग्राफी में रोड्स, रेलवे और जल मार्ग जो होते हैं, सड़कें, रेल मार्ग और जल मार्ग जो होते हैं, वो संचरण की परिधमनियों के रूप में, परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों चीजों को हम डुअलिज्म में नहीं देख सकते हैं, अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, डाइकोटोमी में नहीं देख सकते हैं। दोनों को हमें समग्रता से एक साथ देखना पड़ेगा, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स तो फिजिकल ज्योग्राफी से अफेक्ट होता ही है। उस फिजिकल ज्योग्राफी को जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे भी हमने ह्यूमन बीइंग के मेटाफर्स का यूज किया है और उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है
ह्यूमन बीइंग्स के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के टॉपिक में हमें क्या समझना है। तो हम अब बढ़ते हैं, तो पढ़ना है हमें डिफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी को हमने काफी हद तक समझा है कि किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन बीइंग्स के कनेक्शन को, रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ज्योग्राफर्स जो हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम डिफिनेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 3-4 डिफिनेशन। जैसे रेटजेल ने डिफिनेशन दिया है, रेटजेल एक हमारे ज्योग्राफर्स हैं, उनके द्वारा दिया गया एक डिफिनेशन है जिसमें वो कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। क्या कहते हैं कि मानव भूगोल जो है समाज और धरातलों के बीच के संबंध को संश्लेषित करता है। अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी एक क्या है, साइंथेटिक स्टडी है। क्या है, साइंथेटिक स्टडी है। किसके बीच में, ह्यूमन बीइंग्स के सोसाइटी जो होता है, ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच का जो साइंथेटिक स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। अर्थात साइंथेटिक स्टडी between the relation scientific study of relationship between human society and earth surface is known as human geography। और ये किसके द्वारा दिया गया था, रेटजेल के द्वारा। तो यहाँ पे जो साइंथेसिस वर्ड है, ये जो साइंथेसिस वर्ड है, इस वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे कि क्या कहा है कि ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन सोसाइटी का अर्थ सरफेस मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, और ह्यूमन सोसाइटी तो ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो संबंध है, उसके साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसके हम संश्लेषित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। इसमें जो वर्ड साइंथेसिस है, इस वर्ड से आप याद रखेंगे, साइंथेसिस वर्ड से बना हुआ जो डिफिनेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था, रेटजेल के द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रहेगा, जैसे अगर डिफिनेशन पूछ भी लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो ये वर्ड अगर आपको है साइंथेसिस बिलोंग्स टू रेटजेल, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा जो डेफिनेशन दिया गया है ह्यूमन ज्योग्राफी का, एलएनसी सैंपल के द्वारा, उनके द्वारा हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बताया था ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। देखिए बहुत अच्छा ही डेफिनेशन दिया गया है इनके द्वारा कि मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कितना अच्छा डिफिनेशन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है, चेंजिंग रिलेशनशिप। अर्थात ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा अनरेस्टिंग होता है। हम ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अनरेस्टिंग होता है। आप उसको देखेंगे तो एक खुराफाती इंसान है, इंसान जो है खुराफाती जीव है, जो क्या करता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, रेस्ट होके बैठने वाला इंसान नहीं है। हमेशा चीजों में बदलाव करेगा, हमेशा नए नए टेक्नोलॉजी लेके आएगा, और वो अनरेस्टिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, चीजों को देखेगा, समझेगा, उसको अपने तरीके से ढालने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अनरेस्टिंग होता है। और उसी तरीके से हमारा अर्थ भी अगर हम देखें तो वो भी क्या है, अनस्टेबल है। अर्थ भी हमारा क्या है, अनस्टेबल है। इसके लिए जैसे हमने पढ़ा, आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत सारे क्या होते हैं, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो ह्यूमन अर्थ, जो हमारे अर्थ में चेंजेस लाते रहते हैं। चाहे वोल्केनो हो, हमारा लैंडस्लाइड होना हो, या फिर हमारा अर्थक्वेक हो, या फिर बहुत सारे वर्क्स ऑफ द रिवर, वर्क्स ऑफ द ग्लेशियर, वर्क्स ऑफ द विंड, ये सारी चीजें जो होती हैं अर्थ को क्या करती हैं, अनस्टेबल बनाती हैं। तो ये जो अनस्टेबल अर्थ है, यहाँ पे जो हमेशा चेंजेस होते रहता है, जिस हमेशा अर्थ हमारा चेंज हो रहा होता है, और ह्यूमन बीइंग तो अपने नेचर की वजह से, अनरेस्टिंग नेचर की वजह से, अनरेस्टिंग मैन जो होता है हमेशा चेंजिंग नेचर का होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा होता है। तो इन दोनों के बीच का, चूंकि ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, दोनों अनस्टेबल है, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो भी हमेशा क्या होगा, बदलता हुआ ही हमें दिखेगा। क्योंकि दोनों बदल रहे हैं, तो जब दोनों बदल रहे हैं तो इनके बीच के रिलेशनशिप भी हमें क्या होता है, बदलता हुआ दिखता है। और इसी बदलते हुए रिलेशनशिप की स्टडी को, इसी बदलते हुए और इस बदलते परिवर्तनशील संबंध को, बदलते हुए रिलेशनशिप को, चेंजिंग रिलेशनशिप को क्या बताया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी बताया गया है। मतलब हमारा अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ के बीच में जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, इसे ही हम क्या कहते हैं,
इसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। और यहाँ पे जो डायनेमिज्म है ये हमारा कीवर्ड है। डायनेमिज्म का मतलब होता है ईवर चेंजिंग। डायनेमिज्म का मतलब होता है ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलता रहने वाला। जैसे चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग एंड अनस्टेबल, तो ये दोनों चीजें यहाँ चेंज हो रही हैं और उनके बीच का जैसे जैसे दोनों चेंज होंगे तो उनके बीच का रिलेशन भी चेंज होगा, तो इसी को हम कहते हैं डायनेमिज्म। तो ये जो वर्ड है डायनेमिज्म इस पूरे के पूरे डिफिनेशन के लिए फिट बैठता है। अगर ये वर्ड आपको याद रहता है डायनेमिज्म, तो आप इससे एएनसी सैंपल को समझ सकते हैं कि बदलते हुए परिवेश को, बदलते हुए अर्थ से बदलते हुए मानव के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा डेफिनेशन पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दिया गया है। पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा है कि conception resulting from a more scientific knowledge of physical laws governing our earth and of the relationship between living beings which inhabits it। मतलब हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न संकल्पना को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं। पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा ये दिया गया है। मतलब conception resulting from the more scientific knowledge from the physical law governing। फिजिकल लॉज जो है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के जो लॉज हैं उससे जो साइंटिफिक नॉलेज हमें प्राप्त होता है, जिससे हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्शन रिजल्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, अर्थ में जो लॉज हैं जो चेंज कर रहे हैं इसको, और ह्यूमन बीइंग जो इसके ऊपर रह रहे हैं, लिविंग बीइंग्स जो इसके ऊपर रह रहे हैं, इनहेबिटेट्स इट, इसके ऊपर रहने वाले ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर रहने वाले लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स का संबंध फिजिकल लॉज से जो आता है उसी के साइंटिफिक नॉलेज को, उसी के साइंटिफिक नॉलेज से बनने वाले कॉन्सेप्ट को, कंसेप्शन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं। क्या बताया हमने कि अर्थ के जो फिजिकल लॉज हैं जो अर्थ को गवर्न करते हैं और उस पे रहने वाले ह्यूमन बीइंग के बीच का जो संबंध होता है, उन्हीं संबंधों को जब हम समझते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स। अगर इनके बातों को आपको याद रखना है तो क्या रखना है याद, ब्लैच के द्वारा जो बात की गई है, पॉल विडाल डी ला ब्लैच के द्वारा, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ऑफर करता है एक न्यू कंसेप्ट को, जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, रिलेशनशिप की बात करते हैं अर्थ और ह्यूमन बीइंग्स के। अर्थ और ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशनशिप के बारे में जब हम बात करते हैं तो यही हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में देखा जाता है। जैसे यहाँ पे भी बात करें, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच के अंतर संबंधों की नई अवधारणा प्रस्तुत करता है। इस तरीके से आपने इसके तीनों चीजों को तीनों डेफिनेशन को समझा। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या और वो ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे को, फिजिकल ज्योग्राफी को कैसे कनेक्ट करता है और फिजिकल ज्योग्राफी से हम कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को कनेक्ट कर पाते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हम क्लास को आज यहीं खत्म करते हैं। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना विचार रख सकते हैं। और आगे का क्लासेस जो हम होगा वो अगले दिन हम ले पाएंगे, और उस अगले दिन की क्लास में हम इस पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और अभी पहले चैप्टर को खत्म करने में हमें 3 से 4 क्लासेस की जरूरत होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।